कर दो, बिल्कुल। गुड मॉर्निंग क्लास। देखो, कल हमने पार्लियामेंट के बारे में, गवर्नमेंट के बारे में बेसिक स्टडी कर ली थी। आज हम उसके आगे की स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं। देखो, कल राज्यसभा के बारे में अपनी स्टडी चल रही थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे राज्यसभा क्या वर्क करती, वर्क और फंक्शन कल पढ़ लिए थे, उसके आगे का शुरू करते हैं। देखो, जो लॉ मेकिंग का प्रोसेस था वो अपन पढ़ रहे थे, एक बार रिपीट कर लेते हैं। देखो, लॉ मेकिंग, देखो अपनी पार्लियामेंट का, राज्यसभा का, लोकसभा का सबसे बड़ा जो वर्क है, मेन वर्क, इंपॉर्टेंट वर्क, वो यही है कि उसको रूल्स बनाने हैं जिससे कि कंट्री में उनको इम्प्लीमेंट किया जा सके। तो देखो इसकी प्रोसेस क्या होती है। सबसे पहले जो दोनों हाउस है, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों में से किसी में भी अगर कोई जनरल बिल है, उस ये बात है जनरल बिल की, अगर जनरल बिल लाया जा रहा है, मनी बिल नहीं है, तब क्या प्रोसेस होगी। देखो, जनरल बिल राज्यसभा लोकसभा दोनों में से किसी में भी पहले लाया जा सकता है। ऐसी कोई बाउंडेशन अपना कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखता कि आप जनरल बिल पहले लोकसभा में ही लाओ या राज्यसभा में ही लाओ। देखो, अगर पहले उसको राज्यसभा में ले आए हैं या फिर लोकसभा, मान लेते हैं उसको पहले राज्यसभा में ले आए हैं, लोअर हाउस राज्यसभा, अपर हाउस लोकसभा, राज्यसभा में ले आए हैं, तो अब यहाँ से जनरल बिल की जो कंडीशन है कि 1/2 मेजोरिटी होनी चाहिए। जब वोटिंग हो, डिबेट हो चुकी, उसके बाद वोटिंग होगी, तो उस वोटिंग में जब वो 1/2 मेजोरिटी के साथ क्लियर हो जाता है, तब राज्यसभा से उसको जाना पड़ेगा लोकसभा में। देखो, अब लोकसभा के बाद राज्यसभा से क्लियर है, मेजोरिटी लेके आया है, तो जाना पड़ेगा लोकसभा के पास। अब जब वो लोकसभा में जाता है, उसके बाद उसको फिर से वो ही जनरल बिल है, 1/2 ही मेजोरिटी उसको चाहिए। 1/2 मेजोरिटी वहाँ यहाँ भी मिल गई। टोटल जितने वोट उस टाइम पर काउंट हुए, जितने मेंबर्स ने वोट किया, उनमें से 1/2 + 1, ये होता है 1/2 + 1। इसको बोलते हैं सिंपल मेजोरिटी। 1/2 + 1 ये मेजोरिटी दोनों जगह से मिल गई, तब वो चली जाती है, वो बिल चला जाएगा प्रेसिडेंट के पास। अब देखो, प्रेसिडेंट का पावर, जब प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तब डिटेल स्टडी तब करेंगे। देखो, ऐसा हो सकता है पहले लोकसभा में आया हो, फिर राज्यसभा में उस बिल को ले जाया गया हो। देखो, अगर उस बिल को राज्यसभा से लोकसभा में दोनों जगह क्लियरेंस मिली है, मेजोरिटी वो ले चुका, तो प्रेसिडेंट के पास जाएगा, आगे की प्रोसेस होगी। हो सकता है उसको पहले लोकसभा में ले आया गया हो, उसके बाद वो राज्यसभा में गया हो, तो ये बाउंडेशन नहीं है कि पहले किस में लेके आए। अब यहाँ से भी वो अगर 1/2 मेजोरिटी लेके आता है तो वो प्रेसिडेंट के पास चला जाता है। देखो, कॉमन थिंग ये है, जनरली होता ये है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो ही बिल लेके आती है, क्योंकि मेजोरिटी उसी के पास होती है लोकसभा में। तो ज़्यादातर होता क्या है कि बिल लोकसभा में ही पहले प्रपोज किया जाता है नॉर्मली, लेकिन बाउंडेशन नहीं है। अब देखो, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के पास क्या पावर्स क्या है। अगर बिल राज्यसभा में लेके आए और वहीं पर मेजोरिटी नहीं मिली, जिस मेंबर ने वो बिल प्रपोज किया था, उस मेंबर ने उस बिल के ऊपर टाइम रजिस्टर्ड करवाना होता है उसको, उसने रजिस्टर्ड करवाया, स्पीकर ने उसको टाइम अलॉट कर दिया कि उस टाइम पर इस बिल पर डिबेट होगी। फिर जब डिबेट हो चुकी, उसके बाद वोटिंग होती है। अगर वो पहले हाउस में ही, जिस हाउस में उसको प्रपोज किया है, वहीं पर अगर उसको मेजोरिटी नहीं मिलती है, तब वो बिल वहीं पर डिसोल्व हो जाएगा। अब अगर यहाँ से पहले हाउस से क्लियर हो चुका और दूसरे हाउस में उसको मेजोरिटी नहीं मिलती, तब भी वो डिसोल्व हो जाता है। उसके बाद वो जाता है प्रेसिडेंट के पास। देखो, जनरली देखा यही जाता है, जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हम पढ़ेंगे तब देखेंगे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है। जनरली होता ये है कि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उसके इलेक्शन में जो पार्टियां पार्ट लेती हैं, उनमें जो लोकसभा में जो पार्टी पावरफुल होती है उसके पास ज़्यादा वोट होते हैं, तो कुछ वोट वो अपने लोकसभा से, राज्यसभा में भी उसको
मिलते हैं, कुछ मेंबर्स राज्यसभा में भी उस पार्टी के होते हैं। जैसे मान लेते हैं कि एक पार्टी ए है और एक पार्टी बी है, तो ये जो ए पार्टी है वो लोकसभा में मेजोरिटी रखती है, और ये जो पार्टी है इसके राज्यसभा में भी कुछ मेंबर्स हैं इस पार्टी के, ये कॉमन हो गई दोनों में। तो जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ तो इस पार्टी ने दोनों जगह से, दोनों हाउस से प्रेसिडेंट के इलेक्शन में अपने जो मेंबर्स हैं उनसे वोटिंग करवाई। तो जनरली प्रेसिडेंट के इलेक्शन में इसी पार्टी का, अगर दोनों हाउस में वो वोट रखती है, ज़्यादा वोट उसके पास होंगे तो प्रेसिडेंट उसी पार्टी का बनेगा। तो जनरली होता ये है कि जो पार्टी लोकसभा में पावरफुल होती है, मेजोरिटी रखती है, उसी पार्टी का मेंबर इलेक्शन में प्रेसिडेंट बनता है। तो ज़्यादातर बिल अगर लोकसभा और राज्यसभा से क्लियर होके गए हैं तो प्रेसिडेंट उन बिल के ऊपर सिग्नेचर कर देता है। प्रेसिडेंट के ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि वो हर बिल के ऊपर सिग्नेचर करेगा ही, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। प्रेसिडेंट चाहे तो उस बिल को, जैसे मान लो लोकसभा राज्यसभा ने वो बिल क्लियर किया है, उसके बाद वो चाहे तो उस बिल को वापस भी लौटा सकता है कुछ सजेशंस देके कि ये मेरे सजेशंस हैं, आपको इन सजेशंस के ऊपर दोबारा से डिबेट करनी चाहिए। अब ये बाउंडेशन प्रेसिडेंट के ऊपर है नहीं कि वो टाइम पीरियड भी फिक्स नहीं है कि प्रेसिडेंट इतने टाइम में ही इस बिल के ऊपर सिग्नेचर करेगा, उसको अप्रूव करेगा। अब देखो, अगर कोई बिल जब तक उसका प्रेसिडेंट के सिग्नेचर नहीं है तब तक वो रहता है बिल, जैसे ही उसके ऊपर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होते हैं वैसे ही वो बन जाता है लॉ, वो बन गया रूल, उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जगह मिल जाती है, कहीं ना कहीं उसको नोटिफाई कर दिया जाता है। अब देखो, ये लॉ मेकिंग क्लियर हो गई, ये था जनरल बिल। अब देखो एक बात, मनी बिल क्या होता है। देखो मनी बिल, कंफ्यूज होना नहीं है, मनी बिल वो बिल जो इंडियन यूनियन के किसी भी स्टेट या किसी भी पार्ट या फिर हो सकता है पूरी इंडियन यूनियन या नेशन के ऊपर कोई मनी से रिलेटेड बिल होगा, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा क्लोज डाला हुआ होगा जो बताता है कि ये मनी कैसे आएगी कैसे जाएगी। बजट से रिलेटेड हो सकता है, कोई नया टैक्स लगाना चाहते हैं, किसी टैक्स में कमी करना चाहते हैं, किसी सर्विस के ऊपर जो खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको बढ़ाना है घटाना है, तो उसको मनी बिल माना जाता है। अगर मनी बिल इसको अगर लॉ बनवाना है तो उसकी प्रोसेस क्या होती है। देखो सबसे पहली बात तो यह है कि मनी बिल कभी भी राज्यसभा में प्रपोज नहीं होगा, राज्यसभा में स्टार्टिंग में प्रपोज हो ही नहीं सकता, यह सबसे पहले प्रपोज होगा लोकसभा में। और सीधी सी बात है, देखो मनी बिल बजट से रिलेटेड होता है, बजट हमेशा जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, जो पावर में है, लोकसभा में जिसके पास मेजोरिटी है, तो वो जो गवर्नमेंट है वो ही ये मनी बिल ज़्यादातर लेके आती है, मनी से रिलेटेड बिल्स यही लेके आती है। अब इसके पास मेजोरिटी है तो ये लोकसभा में इसको क्लियर करवाना बहुत आसान होता है, जैसे ही वोटिंग होती है मनी बिल आसानी से यहाँ से क्लियर होके राज्यसभा में चला जाता है। अब देखो कल अपन ने पढ़ा था कि मनी बिल के जो बारे में राज्यसभा के क्या पावर्स है। राज्यसभा अगर देखा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मनी बिल के जो भी फैक्टर्स हैं उनमें राज्यसभा को बहुत वीक स्टेटस देता है। कैसे देता है राज्यसभा, पहली बात तो ये कि ये लोकसभा में ही प्रपोज होगा, राज्यसभा में प्रपोज ही नहीं होगा। फर्स्ट प्रपोज कहाँ होगा, लाया कहाँ जाएगा, लोकसभा में। देखो लोकसभा से पास होके चला गया राज्यसभा में, अब राज्यसभा के पास बाउंडेशन लगाई हुई है, इसको टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है 14 डेज। देखो 14 डेज का टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है, इस 14 डेज के टाइम ड्यूरेशन में राज्यसभा के ऊपर ये बाउंडेशन है कि या तो वो इस बिल को सिंपल मेजोरिटी से कैसे भी किसी भी डिबेट में क्लियर करे। अगर वो 14 डेज में क्लियर नहीं करती है तब ये माना जाता है, जैसे ही ये 14th डे होगा, ये 14th डे होते ही उस बिल को अपने आप ये मान लिया जाता है कि राज्यसभा उसके ऊपर डिबेट कर चुकी और वो पास हो चुका।
तो राज्यसभा इसके ऊपर डिबेट कर सकती है। अब राज्यसभा का स्टेटस इसमें देखा जाए तो ये हमें पता लगता है कि राज्यसभा कर क्या सकती है इस मैटर में, कि अगर मनी बिल उसके पास आता है तो देखो मनी बिल में एक इतना पावर जरूर है राज्यसभा को कि वो सजेशंस देके 14 डेज के अंदर, 15 डेज नहीं होना चाहिए उसको, 14 डेज के अंदर वो इसको सजेशन देके वापस से लोकसभा को लौटा सकती है। अब ये देखो जो सजेशंस दिए गए हैं किसके, राज्यसभा के द्वारा, जो सजेशंस राज्यसभा देती है। अब ये लोकसभा के ऊपर ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि वो इन सजेशंस को माने ही, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसी कोई बाउंडेशन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं रखता मनी बिल के मामले में, इस मैटर में, कि अगर ये जो सजेशंस राज्यसभा ने मनी बिल के ऊपर जो पहले लोकसभा में पास हुआ है उस पर अगर कोई सजेशन देती है तो लोकसभा उन्हें माने ही, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है, नहीं माने तो भी पास मान लिया जाता है। अब राज्यसभा इसमें क्या कर सकती है, इस बिल को वो डिसॉल्व नहीं कर सकती, 14 डेज तक वो रोक के रख सकती है, उसके ऊपर डिबेट कर सकती है, सजेशंस दे सकती है। तो मनी बिल के मैटर में राज्यसभा के पास पावर है इतना ही। तो मनी बिल के अगर बिल्स में कंपैरिजन करेंगे तो हर बिल में लोकसभा और राज्यसभा इक्वल है, लेकिन राज्यसभा मनी बिल के मामले में बहुत वीक स्टेटस रखती है। अब देखो इसको राज्यसभा और लोकसभा का कंपैरिजन करके देखें कि इसको इतना वीक क्यों किया गया कुछ मैटर्स में। वो बात इसलिए है, देखो अब हमने पढ़ा था कि फेडरल गवर्नमेंट, इंडिया में सिस्टम है फेडरल गवर्नमेंट का, तो फेडरल गवर्नमेंट में होता क्या है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन हो चुका तो 2 हाउस बनाने होते हैं, ये एक हाउस होता है, ये होता है डायरेक्ट वोटिंग वाला लोकसभा, जिसमें हमने पहले देखा कि इसमें डायरेक्ट वोटिंग होती है, राज्यसभा में इनडायरेक्ट वोटिंग होती है। अब देखो 2 हाउस बनाने क्यों है, ये जो डायरेक्ट वोटिंग है, ये लोकसभा जो हाउस बनाया हुआ है ये बनाया था जो कॉमन पीपल है उनको अगर खुद को रिप्रेजेंट करना हो, तो एक हाउस जो आम जनता है, लोग रहने वाले हैं उस नेशन में, उनके लिए, इसीलिए इसे पॉपुलर हाउस भी कहते हैं। अब इसको पॉपुलर हाउस क्यों कहते हैं, रीजन यही है, ये पॉपुलर हाउस है क्योंकि इसके जो मेंबर्स होते हैं उनका इलेक्शन उस नेशन में रहने वाले जो वोटर्स होते हैं, वो जो सिटीजन वोटिंग के क्राइटेरिया में आते हैं, एलिजिबल होते हैं, उनके लिए। अब ये क्यों राज्यसभा बनाया गया, ये था कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है स्टेट की, उसको भी नेशनल इशू जहां लोकसभा में वोट उनके ऊपर डिबेट होती है तो उसमें पार्ट लेने का मौका मिलना चाहिए, तो ये उसके लिए बनाया हुआ है। अब देखो हमने कल पढ़ा था राज्यसभा, इसके वोटर्स होते कौन हैं, इसके वोटर्स होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स, जिनको हम MLA भी बोलते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी बोलते हैं। हर स्टेट के MLA, ध्यान रखना, ओनली इलेक्टेड MLA, इलेक्टेड ओनली, नॉमिनेटेड इसके राज्यसभा के वोटिंग में पार्ट नहीं लेते। तो ये MLA होते हैं, वो किनको इलेक्ट करते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और डायरेक्ट वोटिंग से जब भी लोकसभा की वोटिंग होती है तो उसमें मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स बनते हैं। इन लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स को बोला जाता है MP, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। और स्टेट के जो असेंबली है
उसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें बोला जाता है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ये स्टेट के लिए होती है। तो ये जब भी एमपी का इलेक्शन होगा लोकसभा के लिए, उसमें डायरेक्ट वोटिंग होगी, राज्यसभा के लिए होगा उसमें इनडायरेक्ट वोटिंग होगी। वोट कौन डालेगा? जो एमएलए होंगे इलेक्टेड हर स्टेट के जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है। हाँ, यूनियन टेरिटरीज के इलेक्टेड एमएलए भी इसमें वोट करेंगे राज्यसभा के लिए। अब राज्यसभा को बनाने का दूसरा रीजन ये था कि हो सकता है लोकसभा मनमानी पे उतर आए, वो अपनी मनमर्जी से रूल्स बनाना, लॉ बनाना शुरू कर दे। तो उनको रोकने के लिए कि एक जो रूल बनाया गया है उसके ऊपर दोबारा से डिबेट हो सके, डिटेल्ड स्टडी हो सके, इसलिए राज्यसभा को बनाया गया। और इन दोनों की एज में 5 इयर्स का डिफरेंस रखा गया। इसका मेंबर बनने के लिए 25 इयर्स, राज्यसभा मेंबर बनने के लिए 30 इयर्स। तो देखो इसमें जो ज़्यादा एज वाले लोग होते हैं उन्हें रखा जाता है। तो उस टाइम ये लॉजिक लगाया गया था, ये बात सोची गई थी कि राज्यसभा में ज़्यादा मैच्योर लोगों को रखा जाए ताकि जल्दबाजी में और मनमर्जी से जो रूल्स बना लिए गए हैं, जो लॉ पास कर लिए गए हैं, उनको रोका जा सके। ऐसा नहीं हो लोकसभा में जिस पार्टी को मेजोरिटी मिली है वो मनमर्जी से रूल बनाना शुरू कर दे। अब देखो ये हमने लोकसभा और राज्यसभा के पावर्स पढ़े, फंक्शंस पढ़े। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोनों मिलके क्या वर्क करती हैं, पावर्स ऑफ पार्लियामेंट। आप इसको वर्क ऑफ पार्लियामेंट भी बोल सकते हैं। देखो लेजिस्लेटिव वर्क अभी तक जितना मैंने समझाया उसमें सारे लेजिस्लेटिव वर्क ही थे। रूल्स बनाना इसका फर्स्ट वर्क है, पावर ऑफ पार्लियामेंट। देखो पावर्स ऑफ पार्लियामेंट, इसका पहला वर्क ये क्या है? लेजिस्लेटिव वर्क। लेजिस्लेटिव वर्क होते क्या है? देखो लेजिस्लेटिव का मीनिंग होता है रूल्स से रिलेटेड, लेजिस्लेट करना, रूल्स बनाना, कंट्रोल करना। तो देखो लेजिस्लेटिव वर्क तो लोकसभा और राज्यसभा का मेन वर्क ही यही है, रूल बनाना। देखो ठीक है। अब देखो सेकंड वर्क, अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो अमेंडमेंट क्या होता है? देखो दोनों हाउस मिलके कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखो अमेंडमेंट को आप चेंज भी बोल सकते हो। होता क्या है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया गया है तो उसमें अगर कोई चेंज किया जाता है तो उसका नाम दे दिया गया अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी चेंज वर्ड यूज ही नहीं किया उन्होंने, अमेंडमेंट रख दिया। देखो ये आर्टिकल 368 में है। आर्टिकल 368 अमेंडमेंट इन कॉन्स्टिट्यूशन, चेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन में। तो देखो आर्टिकल तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब भी 395 थे, आज भी 395 ही है। लेकिन अगर हम सब आर्टिकल्स को काउंट करें, इनके अंदर जो आर्टिकल्स हैं उनमें चेंज होता रहा, कुछ हटा दिए गए, कुछ जोड़ दिए गए। तो उसके बाद में अगर 8% बात करें तो 465 प्लस कॉन्स्टिट्यूशन में जो सब आर्टिकल्स हैं वो हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आता है कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स कितने हैं, तब हमेशा 395 ही रहेंगे, ना तो वो कम होते हैं ना वो ज़्यादा होते हैं। आर्टिकल्स को नंबर्स कभी भी ऊपर नीचे नहीं किया जाता है। अब देखो बात आती है, मान लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में पहला अमेंडमेंट 1951 में ही हो गया था। 1951 में जब पहली बार इंडिया में वोटिंग हुई थी लोकसभा के लिए, उस टाइम पर ये 1951 में पहला कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट हो गया था। वैसे 1949 में ही ये बात उठ गई थी कि इस कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना पड़ेगा, शेड्यूल चेंज करनी पड़ेगी, 9th शेड्यूल में कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। 1949 में यूनिफिकेशन ऑफ इंडिया जब हुआ, कश्मीर का स्टेटस था, उसको क्लियर करने के लिए भी कुछ चेंजेस करने पड़े थे। देखो होता क्या है, मान लेते हैं एक आर्टिकल है, उसको चेंज करना है, उसमें कुछ जोड़ना है या हटाना है, नया आर्टिकल ऐड करना है या रिमूव करना है। तो ऐसा नहीं है आप सिंपल जैसा आप हमेशा रूल्स बनाते आए हो पार्लियामेंट, वैसा करके
उसको चेंज कर लेगी, ऐसा नहीं कर पाएगी। इसमें 3 सिचुएशन बताई हुई है। देखो ये आर्टिकल 368 हमें बताता है कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो आर्टिकल 368 ये हमें बताता है कि क्या प्रोसेस क्या होगी, कौन सी वो प्रोसेस होगी जिससे कॉन्स्टिट्यूशन में हम अमेंडमेंट कर सकते हैं। देखो पहली सिचुएशन वो कहता है कि कुछ रूल्स ऐसे हैं, नॉर्मल हैं, जिनके ऊपर अगर आप रूल बनाना चाहते हो, चेंज करना चाहते हो, तो सिंपल मेजॉरिटी मीन्स 1/2 + 1। उस टाइम पर जो वोटिंग हुई किसी भी हाउस में, उसका 1/2 + 1 इतने वोट अगर उसके यस में होते हैं तो वो कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज आप कर दोगे। अब देखो सेकंड, कुछ ऐसे रूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं जिनको इतना आसानी से चेंज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो रूल्स बहुत सेंसिटिव इशू होते हैं। उनको अगर छेड़ा जाता है, उनमें कुछ भी ऐड या रिमूव किया जाता है, उसका इफेक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। तो इसके लिए इस पे स्पेशल मेजॉरिटी रख दी गई। ये स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है? 3/2 है ना, इतने मेंबर्स के यस में या नो में वो वोटिंग के टाइम पे इतने वोट मिलने चाहिए उस अमेंडमेंट के लिए। देखो अगर किसी स्टेट को, 2 स्टेट हैं, उनके बीच कुछ डिस्प्यूट चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, उनकी बॉर्डर्स में चेंज करना है, तब ये स्पेशल मेजॉरिटी काम में आती है। मान लेते हैं जैसे कि यूपी और उत्तराखंड, इनको तोड़ के, इनका कुछ हिस्सा तोड़ के छत्तीसगढ़ बनाया गया था। तब छत्तीसगढ़ बनाना था तो 2 स्टेट्स के कुछ हिस्से अलग अलग करके एक नया स्टेट बनाया, तो उसमें ये 3/2 वाली मेजॉरिटी लगी। तब ऐसा नहीं है कि आप जिस हाउस में वो बिल लेके आए हो उस बिल को 1/2 मेजॉरिटी से पास कर लोगे, नहीं, तब आपको 3/2 चाहिए। अब देखो एक थर्ड सिचुएशन और है, वो बिल्कुल सेम ऐसी ही सिचुएशन होती है। जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं, उन टॉपिक के ऊपर अगर आप चेंज करना चाहते हो तब आपको स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, प्लस उसमें क्या ऐड कर दिया गया है। देखो 3/2 उस हाउस का जब वोटिंग हुई तब, प्लस टोटल की 1/2 मेजॉरिटी, प्लस ये जो इंडियन यूनियन में जितने भी स्टेट हैं उनका भी स्टेट्स का 1/2। देखो ये क्या होता है, मान लेते हैं, ये देखो होता क्या है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड है। मान लो अगर कोई रूल आप जो बिल लेके आए हो वो कॉन्स्टिट्यूशन का स्ट्रक्चर ही चेंज कर देगा, उसमें ही कुछ ना कुछ ऐड रिमूव कर रहे हो आप, तब इंडियन यूनियन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है कि 3/2 तो चाहिए जिस हाउस में आप लेके आए हो। मान लेते हैं आप उसको लोकसभा में ले आए, तब 3/2 मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए। कब? मान लेते हैं 100 वोट, उस टाइम पर 100 मेंबर्स ने वोटिंग की, तो उसका 3/2 वोट चाहिए, मीन्स 66 इतने वोट चाहिए। उसके बाद टोटल का 1/2 भी होना चाहिए, कि मान लेते हैं कि टोटल मेंबर्स 552 हैं, इसका 1/2 भी चाहिए, प्लस जब ये दोनों हाउस में ये मेजॉरिटी एप्लीकेबल होगी और उससे क्लियर हो जाएगा, उसके बाद वो अमेंडमेंट हर स्टेट के जो लोक विधानसभा है, स्टेट लेजिस्लेचर है, उसको पास भेजा जाएगा और टोटल जितने स्टेट हैं उनमें से 1/2 भी उस अमेंडमेंट को अप्रूव करने चाहिए। ठीक है, ये आर्टिकल 368 क्लियर है। इसके बाद में है फाइनेंशियल पावर्स। देखो फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है, अभी देखते हैं। फाइनेंशियल पावर्स
पार्लियामेंट की फाइनेंशियल पावर्स वैसे देखा जाए तो मनी बिल से रिलेटेड हम पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन फाइनेंशियल पावर लोकसभा का ज़्यादा स्ट्रोंग है। देखो फाइनेंशियल पावर्स क्या होती है। देखो सबसे पहली बात तो ये, इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी फाइनेंस से रिलेटेड रूल्स होते हैं उसके ऊपर कंट्रोल करने का काम होता है वो यूनियन की जो कैबिनेट होती है। देखो कैबिनेट क्या होती है, जो लोकसभा में जिस पार्टी के पास मेजोरिटी है उस पार्टी ने अपना प्राइम मिनिस्टर बनाया, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा मेंबर्स हैं। तो उसके बाद जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनेगी, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईएस्ट पोर्टफोलियो वाले पावरफुल जो डिपार्टमेंट होते हैं उनके जो मिनिस्टर होते हैं उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा दिया जाता है, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर कहा जाता है। तो देखो ये जो कैबिनेट है ना, वैसे देखा जाए तो फाइनेंशियल पावर सारे के सारे लोकसभा के कैबिनेट के पास ही होते हैं, क्योंकि बजट जो होता है वो लोकसभा में ही लाया जाता है। देखो बजट क्या होता है, सबसे पहली बात फाइनेंशियल पावर्स स्ट्रॉन्ग कौन है, लोकसभा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मोस्टली पावर्स लोकसभा के पास ही है। बजट क्या होता है, देखो एक फिक्स टाइम पीरियड में कुछ इंडियन यूनियन अगर कुछ अर्न करेगी और कुछ एक्सपेंसेस होंगे उसके, तो उसका जो आने वाले टाइम में अनुमान लगाया जाता है। ऐसा एक ब्रीफ थिंकिंग होती है कि हम इतना पैसा कमाएंगे और इतना पैसा खर्च करेंगे पूरे फाइनेंशियल ईयर में, उस टाइम पीरियड में, उस ईयर में, तो उसका जो रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है उसे ही बजट कहा जाता है। अब देखो बजट लाता कौन है, बजट लेके आता है फाइनेंस मिनिस्टर। कि फाइनेंस मिनिस्टर कहाँ लेके आता है, बजट हमेशा लोकसभा में ही प्रपोज किया जाता है। क्लियर है ये बात। अब देखो फाइनेंशियल पावर्स वही है, बजट हमेशा लोकसभा में ही प्रपोज किया जाएगा, लोकसभा उसको क्लियर करेगी। देखो 3 सेशंस होते हैं अपने पार्लियामेंट के, उन तीनों में से जो बजट सेशन है वो इकलौता ऐसा सेशन है जो 2 पार्ट में होता है। पहला पार्ट बिफोर वाला, दूसरा पार्ट आफ्टर वाला। देखो बिफोर ये बजट प्रपोज कर दिया लोकसभा में, उसके बाद में उस पर ज़्यादा डिबेट होती नहीं है। जिस दिन ये बजट प्रपोज किया जाता है, रख दिया जाता है, कुछ टैक्स में चेंज किया है, कुछ नए टैक्स ऐड किए हैं, कुछ हटा दिए हैं, तो फिर होता क्या है, उसके बाद कुछ दिनों का गैप दिया जाता है इसमें सेशन में, उसमें कुछ हॉलीडे रख दिए जाते हैं। हॉलीडे रखने के बाद में डिटेल्ड डिबेट होती है। उस डिबेट में हो सकता है इस बजट में जो टैक्स वगैरह में चेंज किया गया है उसमें कुछ सजेशंस आए, कुछ ना कुछ चेंज और कर दिया जाता है, उसके बाद इस बजट को क्लियर मान लिया जाता है। तो देखो फाइनेंशियल पावर्स तो ज़्यादा देखा जाए तो मोस्ट पावरफुल हाउस लोकसभा ही है। अब देखो नेक्स्ट क्या पावर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ये होता क्या है, देखो एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है पहले ये समझते हैं। देखो एडमिनिस्ट्रेशन ये एक होता है मैनेजमेंट, एक होता है एडमिनिस्ट्रेशन। देखो एडमिनिस्ट्रेशन वो होते हैं, वो लोग होते हैं जो देखा जाए तो जो रूल्स होते हैं उनको इम्प्लीमेंट करने में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट रखते हैं, सबसे ज़्यादा वर्क वो ही करते हैं। तो देखो
पार्लियामेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स क्या है? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, तो देखो एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए तो जो कैबिनेट होती है, मोस्ट ऑफ द पावर्स का यूज कैबिनेट ही करती है, क्योंकि सबसे ज्यादा पावरफुल मिनिस्टर्स तो इसी में होते हैं। अब देखो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, कैबिनेट ने कोई रूल बनाया, पार्लियामेंट में कोई बिल लेके आए, उसको रूल बनवा लिया उन्होंने। अब देखा जाए तो कैबिनेट रूल वो बनाया किसने? जो मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर्स हैं उन्होंने ही तो वो रूल बनाया है। अब वो रूल उन्होंने बना दिया और उसको इम्प्लीमेंट कर दिया। अब अगर उस रूल के बनाने से, लॉ बनाने से अगर कुछ भी प्रॉफिट लॉस होता है, उसकी जिम्मेदारी होगी किसकी? अकाउंटेबल कौन है उसके लिए? तो ये कैबिनेट ही होगी। अब देखो एक बात आती है कि ये कैबिनेट इस अकाउंटेबल किसके, कौन सा हाउस है जो इसके ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर सकता है, पावरफुल है? तो वो आता है लोकसभा। अभी देखते हैं कैसे। देखो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई जिस पार्टी ने, मान लेते हैं एक पार्टी है ए और एक पार्टी है बी। इस पार्टी के देखो मेजोरिटी क्या चाहिए? 272 प्लस इतनी सीट लोकसभा में चाहिए, इतने मेंबर्स लोकसभा में होने चाहिए। अगर आपके इतने मेंबर जिस पार्टी के होंगे, वो पार्टी क्या करेगी? अपना प्राइम मिनिस्टर बनाएगी और प्राइम मिनिस्टर में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बना लेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं इस पार्टी ने, ये मेजोरिटी का जो नंबर है इससे ज़्यादा सीट ले ली, इससे ज़्यादा सीट लेने के बाद उसने पीएम भी बना लिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर भी बना ली। इन दोनों के बनाने के बाद कैबिनेट मिनिस्टर्स भी बना दिए गए। अब उन्होंने कोई रूल बनाया तो उसके लिए अकाउंटेबल कौन है, कंट्रोल कौन कर सकता है? तो देखो एक बात आती है, ये जो मिनिस्टर्स हैं ये बने किस रीजन से हैं? रीजन क्या है कि ये मिनिस्टर बन पाए हैं, कैबिनेट में इनको पोस्ट मिली है? तो रीजन ये है कि इन्होंने 272 से ज़्यादा मेंबर्स इनके पास है। कहाँ पर? लोकसभा में। तो अगर ये जो मेंबर्स हैं 272 प्लस, अगर इससे कम हो जाए तो क्या कैबिनेट रह पाएगी क्या अपनी पोस्ट पे? तो क्या पीएम रह पाएगा? अगर उसके पास मेजोरिटी ही नहीं है तो क्या वो पीएम बना रह पाएगा? तो देखा जाए कैबिनेट किसके लिए अकाउंटेबल है? लोकसभा के लिए। तो कैबिनेट के लिए ऊपर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स दोनों के ऊपर देखा जाए तो कौन कंट्रोल करता है? लोकसभा। आप ध्यान से देखोगे तो ये जो मेंबर्स हैं ना लोकसभा के, जो कैबिनेट के हैं, वो सारे के सारे लोकसभा के भी हैं। ऐसा देखो, मिनिस्टर अगर किसी को बनाना है तो वो दोनों हाउस में से किसी का भी हो सकता मेंबर होना चाहिए। लोकसभा राज्यसभा दोनों में से किसी को भी मेंबर बना सकते हैं। बात ये है, कोई पार्टी, अगर ये पार्टी किसी पर्सन एक्स और वाई इन दोनों को अगर वो मिनिस्टर बनाना चाहती है, पोस्ट देना चाहती है, तो ये दोनों हाउस जो अपने लोकसभा और राज्यसभा है उन दोनों में से एक के मेंबर होने चाहिए। देखो मान लेते हैं ये लोकसभा का मेंबर है, ये राज्यसभा का मेंबर है, ये तो दोनों पोस्ट ले सकते हैं किसमें के? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। देखो सारे के सारे जो मिनिस्टर होते हैं उनको बोला जाता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और जो मोस्ट पावरफुल होते हैं जिन्हें कैबिनेट मिनिस्टर का पोर्टफोलियो मिलता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट दिए जाते हैं, उन्हें कैबिनेट मिनिस्टर्स बोला जाता है। अब देखो ऐसा नहीं है कि कैबिनेट मिनिस्टर केवल लोकसभा से ही बन सकते हैं, राज्यसभा से नहीं बन सकते, दोनों से बन सकते हैं। लेकिन बात यहाँ वही आती है, जिस पार्टी के पास ये नंबर होगा वही तो गवर्नमेंट बनाएगी और वही पीएम बनाएगी। देखो बात ये भी है, अगर आप किसी को पीएम बनाना चाहते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो लोकसभा से ही हो, राज्यसभा से भी हो सकता है। हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, इंदिरा गांधी जी, ये राज्यसभा से ही मेंबर थे। मनमोहन सिंह जी 2 टर्म निकाले, वो दोनों टर्म राज्यसभा से ही मेंबर बन के आए थे, लोकसभा का इलेक्शन फाइट नहीं किया उन्होंने। इंदिरा गांधी जी भी राज्यसभा की मेंबर रह चुकी हैं, आई.के. गुजराल जैसे लोग भी इसके राज्यसभा के मेंबर होते हुए भी प्राइम मिनिस्टर बने हैं, है ना। अब लेकिन बात यह है, मैं कि
ये पार्टी किसी को मिनिस्टर बनाना चाहती है, लेकिन ये बना कब सकती है, जब उसके पास लोकसभा में मेजोरिटी हो। अब वो किसी मेंबर को, राज्यसभा के मेंबर को मिनिस्टर तो बना सकती है, लेकिन बात यह है कि उस मिनिस्टर का अगर कोई भी रूल बनाता है, वो कोई भी वर्क करता है, तो उसका इफेक्ट इस पार्टी का कहां पड़ेगा, लोकसभा में पड़ेगा। तो ये अकाउंटेबल है लोकसभा के अंदर। देखो ये अकाउंटेबल कैसे है, लोकसभा कैसे कंट्रोल कर सकती है। तो जो गवर्नमेंट है वो रूल्स मेकिंग कर रही है, बना रही है, कोई प्रपोजल लेके आई है। अब उस प्रपोजल पे लोकसभा और राज्यसभा का स्टेटस देखते हैं। तो देखो लोकसभा का स्टेटस और राज्यसभा का स्टेटस एक जगह तो है कॉमन, कि ये दोनों क्वेश्चन पूछ सकती है किसी भी मेंबर से, गवर्नमेंट से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, पुटअप कर सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। किसी भी मिनिस्टर को क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये जो वर्क कर रहे हो उसका बेस क्या है, आप क्यों कर रहे हो, इसके इफेक्ट ये होंगे, आपको नहीं करना चाहिए। तो ऐसे लोकसभा कंट्रोल करती है। सेम वैसे ही राज्यसभा भी कंट्रोल करती है। देखो ये जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो चाहे किसी भी हाउस के मेंबर हों, वो दोनों हाउस में जाके डिबेट में पार्ट ले सकते हैं। ये वोटिंग नहीं कर सकते, वोटिंग जिस हाउस के वो मेंबर हैं उसी में करेंगे, लेकिन पार्ट वो डिबेट में दोनों में ले सकते हैं। मान लेते हैं फाइनेंस मिनिस्टर इसने कोई रूल बनाया, उसने जो रूल बनाया उसका जो भी इफेक्ट होगा उस रूल के बारे में ऐसा, देखो मान लेते हैं ये लोकसभा की मेंबर है, जो भी मेंबर है फाइनेंस मिनिस्टर, वो लोकसभा से है, इलेक्शन उन्होंने लोकसभा का जीता था। लेकिन अगर कोई लॉ बनाती है, इस पोस्ट को जो भी ऑन कर रहा है वो मेंबर अगर कोई लॉ बना रहा है, कोई वर्क कर रहा है, तो उस वर्क और उस लॉ के बारे में क्वेश्चन आंसर दोनों ही, मान लेते हैं ये तो लोकसभा से मेंबर है, लेकिन राज्यसभा भी इससे क्वेश्चन पुटअप कर सकती है, इसको आंसर देना होगा। यहां पर इस जगह पे तो दोनों के पास इक्वल पावर है, लेकिन अकाउंटेबिलिटी तो फिर भी लोकसभा की ही रहेगी। कैसे? मान लेते हैं ये जो फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने कोई वर्क किया और करप्शन कर दिया, और वो करप्शन ओपन में पकड़ा जाता है, तब ये लोकसभा इससे क्वेश्चन आंसर भी करेगी, क्वेश्चन आंसर करेगी और वोटिंग करवाएगी। इम्पीचमेंट मोशन से मिलता जुलता मोशन लेके आ सकते हैं। 9 नंबर होता है, एक नंबर जिसके नीचे अगर वोटिंग में यस और नो में वोटिंग में अगर इसको इतने वोट नहीं मिलते हैं, मान लेते हैं किसी पार्टी ने 272 प्लस वोट लिए थे, लेकिन उसके बाद भी अगर इसके करप्शन की वजह से जब वोटिंग होती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है, अविश्वास प्रस्ताव भी होता है कि आपके इस वर्क की वजह से हमें आपकी गवर्नमेंट में कॉन्फिडेंस नहीं है कि आपके जो मेंबर्स हैं उस गवर्नमेंट के वो आपको सपोर्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर वोटिंग होती है तो उस वोटिंग नो कॉन्फिडेंस मोशन राज्यसभा नहीं ला सकती, लाएगा कौन? लोकसभा। इसलिए अकाउंटेबिलिटी जिम्मेदारी किसकी? तो देखो कैबिनेट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमेशा लोकसभा को अकाउंटेबल होते हैं, क्वेश्चन आंसर दोनों कर सकते हैं, पावरफुल ये है। देखो इसके बाद आता है इलेक्टोरल पावर्स। देखो इलेक्टोरल पावर्स क्या होते हैं? देखो इलेक्टोरल पावर्स, इलेक्शन इलेक्ट करना वो है इलेक्टोरल पावर। तो देखो पार्लियामेंट इलेक्टोरल पावर के मामले में रखती क्या पावर है? तो देखो आर्टिकल 54 क्या कहता है? ये कहता है प्रेसिडेंट जो ग्रुप ऑफ वोटर्स बनेगा प्रेसिडेंट के लिए, उसकी पूरी डिटेल बताता है आर्टिकल 54, है ना। अब प्रेसिडेंट, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी,
देखो ये दोनों आर्टिकल वाइस प्रेसिडेंट के बारे में हमें बताते हैं। बाद में बताना। देखो आर्टिकल 62 और 63 दोनों में बताते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो देखो इन दोनों के लिए ग्रुप ऑफ वोटर्स बनता है, जब हम इन दोनों की स्टडी करेंगे तब बताऊंगा मैं। देखो आर्टिकल 54 और 62 63 ये बताता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के मेंबर्स, या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि पार्लियामेंट के मेंबर्स, कौन से मेंबर्स, कौन से मेंबर ओनली इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड मेंबर्स वो किस में पार्ट लेंगे? वो पार्ट लेंगे किसमें? जब इलेक्शन होगा किसके लिए? प्रेसिडेंट का और वाइस प्रेसिडेंट का, दोनों के इलेक्शन में पार्ट कौन लेगा? जो ग्रुप ऑफ वोटर्स बनेगा उसमें। देखो ग्रुप ऑफ वोटर्स किन किन लोगों का बनेगा? ग्रुप ऑफ वोटर्स बनेगा पार्लियामेंट के दोनों हाउस के इलेक्टेड मेंबर्स। देखो नॉमिनेटेड मेंबर्स को इसमें पार्ट क्यों नहीं लेने दिया जाता? तो देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन हो रहा है, अगर नॉमिनेटेड मेंबर, उनको नॉमिनेट करने का पावर किसके पास है? वो पावर ही प्रेसिडेंट के पास है। कितने मेंबर्स? 12 और 2, 12 और 2। लोकसभा में एंग्लो इंडियन, और इसमें स्पोर्ट्स, कल्चर, इनसे रिलेटेड लिटरेचर से जो इनकी फील्ड में जो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वेल नोन पर्सन होते हैं, उनको क्या किया जाता है? नॉमिनेट किया जाता है। तो वो जो नॉमिनेशन होता है वो नॉमिनेशन प्रेसिडेंट करता है। तो प्रेसिडेंट ने जिन मेंबर्स को उस हाउस का मेंबर बनाया है, क्या वो उसके इलेक्शन में पार्ट ले? अब देखो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो मान लेते हैं 2 लोगों ने पार्ट लिया, अब ये दोनों नॉमिनेटेड हैं, तो ये नॉमिनेट पर्सन अगर एक मेंबर इनसे कहे कि अगर मैं वापस से प्रेसिडेंट बनता हूं तो दोबारा से फिर से तुम्हें फिर से नॉमिनेट कर दूंगा मैं, तो ये करप्शन वाली बात हो जाएगी। इसलिए नॉमिनेटेड पर्सन को इसके इलेक्शन में पार्ट लेने नहीं दिया जाता। तो देखो पार्लियामेंट के जो मेंबर्स इलेक्टेड हैं उन इलेक्टेड मेंबर्स को, यही इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, इसे ग्रुप ऑफ वोटर्स कहा जाता है। किसके लिए? प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है, देखो इसमें पार्ट इलेक्टोरल पावर्स है क्या? तो देखो पार्लियामेंट का इलेक्टोरल पावर ही यही है, वो लोकसभा राज्यसभा दोनों हाउस के मेंबर्स मिलके प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। देखो पार्लियामेंट का एक इलेक्टोरल पावर और भी है, लोकसभा अपने चेयरमैन और डिप्टी चेयरमैन का भी इलेक्शन करती है, तो वो भी इलेक्टोरल पावर है, लेकिन वो लोकसभा का है। राज्यसभा अपना वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी चेयरमैन वो खुद इलेक्ट करती है, लेकिन वो राज्यसभा का है। अब देखो इसके बाद में आता है अदर पावर्स। देखो ये तो मेन जो पावर्स हैं वो क्लियर हो चुके हैं। देखो अदर पावर्स इंपॉर्टेंट है। ये क्या होते हैं? कुछ ऐसे पावर हैं जिनको एक स्पेसिफिक कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता, लेकिन वो पावर्स फिर भी पार्लियामेंट के पास होते हैं। सबसे मोस्ट है इसमें इम्पीचमेंट मोशन। देखो ये मोशन को आप बिल भी बोल सकते हैं। देखो इम्पीचमेंट ये होता है रिमूव करने के लिए। देखो बिल फॉर रिमूवल भी बोला जाता है इसे। ये मोशन को आप बिल भी बोल सकते हैं, ये बिल लाया जा सकता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसी पोस्ट है, अगर उस पोस्ट के ऊपर कोई पर्सन एक बार इलेक्ट हो जाता है तो उसके बाद में उसको हटाने का
जो प्रोसेस है उसको डाला गया है इम्पीचमेंट मोशन में। ये जो इम्पीचमेंट मोशन है इसकी प्रोसेस हार्ड रखी गई है। देखो कौन कौन से, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, और जजेस। किसके, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। देखो ये अलग से पढ़ा जाएगा जब सुप्रीम कोर्ट, अपन कोर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियरी में, उसमें पढ़ा जाएगा। तो देखो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और जजेस को अगर एक बार कोई पर्सन इन पोस्ट को ऑन करता है तो उनको हटाने का टाइम, देखो जितने टर्म के लिए वो मान लेते हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, ये 5 साल के लिए बन के आए हैं, 5 ईयर्स के लिए बन के आए हैं, तो इनकी जो टर्म है अगर उस टर्म को पूरा करना है तब तक तो इनको, अगर वो टर्म पूरा करके हटते हैं तब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, इम्पीचमेंट मोशन का कोई उसमें रोल नहीं है। लेकिन टर्म पूरा करने से पहले इनको अगर हटाना चाहते हैं तब ये इम्पीचमेंट मोशन एप्लीकेबल होता है। देखो कैसे एप्लीकेबल होता है। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी तक इंडिया में प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट एक बार भी इम्पीचमेंट मोशन नहीं लाया गया है। जजेस की बात आती है तो जब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पढ़ेंगे उसमें देखो कुछ जजेस के अगेंस्ट इम्पीचमेंट मोशन लाया गया है। तो उन जजेस में ज़्यादातर हुआ ये है कि वो जो प्रोसेस है इस बिल की उसको पूरा होने से पहले या शुरू होने से पहले ही अपनी पोस्ट छोड़ दी। देखो आप किसी को उस पोस्ट से हटाना चाहते हैं तो क्या करना क्या होगा। सबसे पहली बात, इम्पीचमेंट मोशन में सबसे पहली बात किसको हटाना है, प्रेसिडेंट को, वाइस प्रेसिडेंट को या किसी जज को। तो देखो सबसे पहले तो मान लेते हैं लोकसभा में ये मोशन सबसे पहले लाया गया तो 14 डेज, इतने दिनों का से जिस दिन वो मोशन शुरू होगा उससे पहले 14 डेज पहले हमें एक नोटिस देना होता है। मान लेते हैं लोकसभा में ये नोटिस दे दिया गया है। इसके बाद दे दिया गया है, ये प्रोसेस शुरू हो गई है। जैसे ही ये नोटिस दिया जाता है, जैसे ही ये नोटिस दिया जाता है तो वो नोटिस जिस हाउस में दिया गया है उस हाउस का हेड, चेयरमैन, डिप्यूटी चेयरमैन, वो क्या होगा, जिस पर्सन के अगेंस्ट वो नोटिस इशू हुआ है उस पर्सन को भी उस नोटिस की एक कॉपी भेजेगा और उसे बताएगा कि आपके अगेंस्ट ऐसा कोई नोटिस आया है। देखो ये नोटिस दे दिया गया 14 डेज का, मान लेते हैं प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ही ये नोटिस ले आए हैं, इम्पीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ही लाए हैं। देखो एक बात, बेस कौन सा ऐसा बेस है जिसके अकॉर्डिंग आपकी किसी पर्सन के टर्म पूरा होने से पहले आप उसे हटाने के लिए इम्पीचमेंट मोशन ला सकते हैं। तो देखो सबसे एक ही लाइन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें कि वो जो वर्क कर रहा है वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। ये सारी की सारी पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। कॉन्स्टिट्यूशन में इन पोस्ट के बारे में पूरा डेफिनेशन दिया हुआ है, लिखी हुई है, ये पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में बताया हुआ है। तो क्या इनके इन पोस्ट को ऑन करने वाला पर्सन भी, उसके वर्क भी कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। अब मान लेते हैं कि ये जो वर्क है इनके वो सारे के सारे वर्क ठीक है, लेकिन कोई ऐसा वर्क है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है तो उस वर्क को बेस बनाकर ये इम्पीचमेंट मोशन लाया जा सकता है। ये मोशन ये कहता है, ये बिल ये कहता है कि आपके वर्क इस पोस्ट को ऑन करने के
लायक नहीं है, आप गलत वर्क कर रहे हो इसलिए आपको हटा दिया जाएगा। तो देखो ये मोशन लेके आया जाता है। उसके बाद में सबसे पहले होता क्या है, अगर प्रेसिडेंट के अगेंस्ट ये मोशन लेके आए हैं तब क्या होगा, ये जो मोशन है वो मान लेते हैं लोकसभा में ले आए, तो लोकसभा में 2/3 मेजोरिटी से अगर लोकसभा इस मोशन को पास कर देती है, देखो इम्पीचमेंट मोशन दोनों हाउस से 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से दोनों हाउस पास करेंगे उसको, ठीक है। देखो मान लेते हैं लोकसभा ने ये पास कर दिया, फिर ये राज्यसभा में चला जाएगा। तो देखो राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, जो पर्सन जिस पर्सन के अगेंस्ट ये मोशन लाया गया है उस पर्सन को जो नोटिस दिया गया है उसमें उसे डेट बताई जाती है कि इस डेट को आपके अगेंस्ट ये मोशन ये बिल एप्लीकेबल होगा, तो वो चाहे तो खुद वहां प्रेजेंट होके अपनी सफाई बता सकता है, खुद उसके बारे में आर्ग्यूमेंट कर सकता है, या हो सकता है वो किसी को एजेंट बना के एडवोकेट बना करके भी भेज सकता है। देखो ध्यान देने वाली बात है, ऐसी सिचुएशन आज तक नहीं हुई जिसमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के अगेंस्ट कभी भी इम्पीचमेंट मोशन लाया गया हो और उसकी कोई प्रोसेस शुरू हुई हो, ठीक है। देखो मान लेते हैं 2/3 से लोकसभा ने क्लियर किया, 2/3 से ही राज्यसभा ने क्लियर किया। अगर ऐसा होता है उसके बाद में उस पर्सन को जिस दिन ये सेकंड हाउस, फर्स्ट हाउस नहीं सेकंड हाउस, जिस दिन से इस मोशन को क्लियर करता है पास करता है उस दिन से ये माना जाता है कि वो पोस्ट खाली हो चुकी है, वो पर्सन अब उस पोस्ट को ऑन नहीं करता है। देखो इसके अलावा एक लास्ट पावर बचता है, लास्ट पावर रिलेटेड है इमरजेंसी से। देखो जब प्रेसिडेंट के पावर्स पढ़ेंगे तब हम इमरजेंसी क्या है क्या नहीं है वो पूरा लेक्चर उसमें होगा। देखो इमरजेंसी से रिलेटेड पावर, देखो आर्टिकल 352, 356 और 360, इनमें मोस्ट इंडिया में 3 टाइप की इमरजेंसी हो सकती है। वो तीनों इमरजेंसी इन 3 आर्टिकल में बताई हुई है। जो इनके बीच के जो आर्टिकल है उनमें इनकी डेफिनेशन और डिटेल एक्सप्लेनेशन की हुई है। देखो इमरजेंसी, इस इमरजेंसी में होता क्या है, देखो ऐसी कोई सिचुएशन जब ऐसा हो जाए कि कंट्रोल करना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, सिस्टम जो है वो ठीक तरीके से नहीं चला पा रहे हैं, तब ये इमरजेंसी की सिचुएशन आती है। तो अगर ये इमरजेंसी लानी है लगानी है तो इसके लिए जो बिल लाया जाता है, जो प्रपोजल लाया जाता है, उस प्रपोजल को दोनों हाउस अलग अलग पास करेंगे, ठीक है। देखो इसके बाद अब हम शुरू करेंगे पावर्स ऑफ लोकसभा। देखो अभी तक हमने राज्यसभा के पावर पढ़ लिए, पार्लियामेंट में दोनों मिलके क्या वर्क करती है वो पढ़ लिए। पावर्स और वर्क किसके, राज्यसभा के अब बचते हैं। देखो लेजिस्लेटिव पावर्स, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पावर्स ऑफ लोकसभा। देखो क्या 1 घंटा